सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो होगी हमारे बीपीसीसी 114 के यूनिट 17, जो कि हमारा आखिरी यूनिट है। फिर पढ़ाई ख़त्म हो गई हमारी एक एक 4A 114 की। तो परामर्श और प्रौद्योगिकी में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परामर्श और प्रौद्योगिकी को समझना। परामर्श सेवाओं को ध्यान मुख्यतः इस बात पर केंद्रित रहता है कि यह आत्म और उसके आसपास की दुनिया को समझने में व्यक्ति की सहायता करे, ताकि उन्हें भलीभांति समायोजित और प्रभावित जीवन जीने में सक्षम बनाया जा सके। परामर्श ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक सक्षम और जानकार व्यक्ति परामर्शदाता आत्म जागरूकता विकसित करने, आसपास की दुनिया को समझने और समस्याओं को चुनौती का सामना करने के लिए परिप्रेक्ष्य हासिल करने में कम जानकार व्यक्ति क्लाइंट की सहायता करता है, ताकि व्यक्ति को उचित विकल्पों को चुनने, निर्णय लेने और समायोजन के समक्ष बनाया जा सके। इसी तरह सीखने के प्रति उन्मुख प्रक्रिया को, जिसमें पेशेवर के रूप में सक्षम व्यक्ति बेहतर तरीके से जीवन जीने में क्लाइंट की सहायता करता है। प्रौद्योगिकी मूलतः हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या मीडिया को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग परामर्श व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। प्रौद्योगिकी प्रगति, विशेष रूप से इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकी, ने परामर्श सेवाओं के लिए नई और विविध विकल्पों की सुविधा दी है। बेहतर परामर्श सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। वेब आधारित परामर्श प्रौद्योगिकी में सबसे आम उपयोगों में से एक है। इसे ई परामर्श या ऑनलाइन परामर्श के रूप में जाना जाता है, जिसमें परामर्श और क्लाइंट के बीच बातचीत के लिए इंटरनेट का उपयोग प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाता है। परामर्श व्यवहारों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने में कुछ तरीके निम्नलिखित है। ईमेल, दूरभाषा या वेबसाइट द्वारा परामर्श के लिए मुलाकात का समय लेना, परामर्श सत्रों को रिकॉर्ड तैयार करना, ऑनलाइन परामर्श सेवा पेश करना, परामर्श सत्र आयोजित करना, समय बीतने पर के साथ क्लाइंट के प्रगति की निगरानी करना, परामर्श हस्तक्षेप के भाग के रूप में दिए गए गृह कार्यों और सौंपे गए काम करना, आकलन करना। ठीक है, परामर्शदाता की ठीक है। तो पहला है सूचना। प्रौद्योगिकी की सहायता से परामर्शदाता केवल एक क्लिक से सूचनाओं के भंडार तक पहुंच सकता है। परामर्शदाता ऐसी विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में अपना ज्ञान बढ़ा सकता है, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके परामर्श की जरूरत होती है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से परामर्शदाता निर्दिष्ट ज्ञान और शोध आधार से स्वयं को अद्यतन रखने में सहायता मिल सकती है। संचार, क्लाइंट को बेहतर संप्रेषण और प्रौद्योगिकी परामर्शदाता की सहायता कर सकती है। प्रौद्योगिकी का उपलब्ध कराए गए संप्रेषण के विभिन्न तरीकों से परामर्शदाता अधिकाधिक क्लाइंटों से सहयोग कर सकते हैं व जुड़ सकते हैं और इस तरह बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। संवाद। नई प्रौद्योगिकी के चलते परामर्शदाता के पास उनकी परामर्श सेवाएं और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई संवेगात्मक उपकरण उपलब्ध है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर और वेब आधारित प्रोग्राम हैं जिसका परामर्श सत्र को और अधिक संवादात्मक बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इन प्रौद्योगिकी संचालित संवेगात्मक उपकरणों का उपयोग करके परामर्शदाता वांछित जानकारी हासिल कर सकता है और समयानुसार क्लाइंट के विकास का रिकॉर्ड रख सकता है। सेवाएं देना। प्रौद्योगिकी का और से परामर्श आभासी रूप से वर्चुअली परामर्श सेवाएं प्रदान कर सकता है। इससे वे लोग भी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं जो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और अन्य कारकों से यात्रा करने में सक्षम नहीं है। देश विदेश से लोग परामर्श कर सकते हैं। अगर आप टाइम पे परामर्श और उस क्षेत्र में परामर्श के लिए है जिसे क्लाइंट की ज़रूरत है। आकलन। क्लाइंट की ज़रूरतों और समस्याओं के आकलन में प्रौद्योगिकी की बेहतर सहायता होती है। आप उसका एक डाटा तैयार कर सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि यह इसके लिए विभिन्न प्रकार के आकलन उपकरण और अन्य संबंधी संसाधन प्रदान करती है। आप पूरी सीट उसकी तैयार कर सकते हो, उसका डाटा। ऑनलाइन परामर्श सेवा ईमेल, ऑडियो और वीडियो मुलाकातों, सोशल मीडिया आदि सहित विभिन्न प्रकार का डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। जूम मीटिंग कर लो, गूगल मीट में आ जाओ, है ना।
बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। ऑनलाइन परामर्श सत्र की व्यवस्था करने के लिए परामर्श के क्षेत्र में विभिन्न तरीकों की प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। अपना वेब ब्राउज़र, मतलब अपना वेब पे पोर्टल होना, अपनी वेबसाइट होना, है ना, अपना ऐप होना। ऑनलाइन परामर्श में पेशेवर परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच ऐसे संवाद के रूप में समझा जा सकता है जो प्रौद्योगिकियों के माध्यम से हुए हो। ऑनलाइन परामर्श के लिए असंख्य शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। ई परामर्श, ऑनलाइन चिकित्सा, ई चिकित्सा, इंटरनेट परामर्श, वेब परामर्श, साइबर परामर्श आदि इन नामों से शामिल है। दूरभाषा, असहकालिक ईमेल, सहकालिक चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी दूरस्थ संचार व्यवस्था के माध्यम से प्रत्यक्ष आमने सामने सेटिंग के बिना लाइसेंस प्राप्त व्यवसायी द्वारा किसी क्लाइंट को मानसिक और व्यवहारगत स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, जिसमें चिकित्सा परामर्श और मनोवैज्ञानिक शिक्षा शामिल है। हालांकि यह इसके व्यापक है। ठीक है, बहुत सारे परिभाषाएं हैं, इसको आप में से कोई भी पढ़ लो। ईमेल परामर्श से संपर्क करने में सबसे आम तरीका है। संभावित क्लाइंट अपने पाठ संदेश लिखता है और याहू मेल, जीमेल, हॉटमेल इत्यादि जैसे ईमेल प्रदाता के माध्यम से परामर्शदाता को भेजता है। ईमेल के लिए यह जरूरी नहीं कि दोनों पक्ष के लिए एक समय पर ऑनलाइन हो, वो मैसेज होता है, उसको आप कभी भी देख सकते हो, आपको पता होगा। ऑनलाइन चैट, किसी भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किसी भी जगह पे आप ऑनलाइन चैट, व्हाट्सएप, बहुत सारे स्नैपचैट और भी बहुत कुछ है चैट करने के लिए। आप कहीं पे भी चैट कर सकते हो। वहाँ पे समस्याओं, मसलों को लिखना, परामर्शदाता को भेजना शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डायरेक्ट गूगल मीट पे आओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप कॉलिंग पे, इंस्टाग्राम कॉलिंग पे आ जाओ, स्नैपचैट पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, कहीं पे भी आकर के आप कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ईमेल और चैट की तुलना में अधिक गतिशील है, क्योंकि इसमें पाठ संदेशों के साथ ऑडियो और वीडियो संदेश भेजने और गति प्राप्त करने का विफल मिलता है। संचार का यह तरीका हाल के दिनों में अधिक लोकप्रिय हो गया है। दूरभाषा आधारित परामर्श, अक्सर परामर्श दूरभाषा के माध्यम से किया जाता है, जिसमें दूरभाषा पर की गई बातचीत परामर्श प्रक्रिया के आधार होती है। इसमें परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच रियल टाइम में या तत्काल मौखिक आदान प्रदान शामिल है। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों सहित सरकार ने दूरभाषा परामर्श के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया, जिन्हें वर्तमान कोविड-19 महामारी जैसे जरूरत के समय उपयोग किया जा सकता है। कई लोग का परिवार खो जाता है, कई लोग का माता पिता मर गए छोटी उम्र में, एक छोटी सी बीमारी से, बड़ी सी बीमारी है वैसे, लेकिन आज के समय में वो छोटी है, क्योंकि है मार्केट में, लेकिन किसी को हो नहीं रही है, कोई सब इसको हल्के में ले रहा है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। सोशल मीडिया, मनोवैज्ञानिक सहायता लेने के लिए लोग अक्सर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करते हैं। ऐसी विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनमें लोग अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल बना सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इसमें आमतौर पर टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और ऑडियो पोस्ट करना और यहाँ तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोकेशन टैग करना शामिल होता है। वेब आधारित परामर्श, अभी पूरी कहानी वेब आधारित परामर्श की सुनाई गई। वर्चुअली आप मेल से जुड़ सकते हो, चैट से जुड़ सकते हो और वीडियो से जुड़ सकते हो। वेबसाइट्स होती है जो कि स्कूल में अभी स्टार्ट होता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कोविड-19 की स्थिति के दौरान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए विश्वविद्यालयों ने अलग अलग चीज़ों ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। ऑनलाइन परामर्श के लाभ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, समय के लिए ईजी होता है। आप छोटे से समय पे आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो। आप रास्ते में भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। छोटा सा कॉम्पैक्ट होता है, कहीं पे भी लेके जा सकते हो अपने आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार और स्थिति अनुसार आप कहीं पे भी ले सकते हो। कहीं जाना नहीं होता, कहीं टाइम वेस्ट नहीं होता, फिक्स होती है, चीज़ों का अच्छा रिकॉर्ड होता है, टाइम बचता है और बहुत सारी बातें होती हैं। इसके अलावा परामर्श प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने में परामर्श सत्रों की आसानी से रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसमें परामर्शदाता और क्लाइंट दोनों को पिछले सत्र को उचित प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अगले परामर्श सत्रों के लिए विचारात्मक चिंतन और उचित कार्रवाई सुगम हो जाते हैं। ऑनलाइन परामर्श के लिए चूंकि क्लाइंट को प्रत्यक्ष उपस्थित की जरूरत नहीं होती है, इसलिए यह लिंग, आयु, जाति और अन्य सामाजिक स्थिति से उत्पन्न बाधाओं को दूर करता है। ऐसा होता है, लड़की बाहर नहीं जा सकती है ना, तुम अभी छोटे हो, तुम ऐसे हो, तो ये सब चीज़ें होती है और आप कहीं से भी कर सकते हो। तो क्या क्या लाभ होता है?
परामर्श सेवाएं सुलभ बनाना, परामर्श सेवा प्राप्त करने वाले लोगों को कलंक की भावना से बचाना कि हम कहीं बाहर ही नहीं जाएंगे तो कलंक ही नहीं लगेगा। परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच ज़्यादा कनेक्टिविटी हो सकती है। परामर्शदाता और क्लाइंट को दूर दराज होने पर कम प्रभाव पड़ता है, समय की बचत होती है, कम लागत और मितव्ययी होती है, सुविधाजनक होता है। ठीक है। ऑनलाइन परामर्श के नुकसान भी तो होते हैं। परामर्श में तकनीक के उपयोग को लेकर हमेशा से बहस होती रही कि कई परामर्श पेशेवर ने ऑनलाइन परामर्श व्यवहारों के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। यह चिंता मुख्य रूप से ऑनलाइन परामर्श और तरीकों की गुणवत्ता और विभिन्न तकनीक, नैतिक और कानूनी समस्याओं के बारे में है। ऑनलाइन परामर्श का मुख्य नुकसान यह है कि ऑनलाइन चिकित्साओं में मानव स्पर्श गायब हो सकता है, हो जाता ही है। और परामर्श में सहानुभूति और विश्वास की भावनाओं के साथ साथ मानवीय संवाद की जरूरत होती है। अगर हम आमने सामने रहेंगे तभी आपको विश्वास रहेगा कि हम आपके सामने, हम आपको सुन रहे हैं। ऐसे में आप हमको देखोगे, इधर उधर आप भी देख के बात करोगे, इधर उधर हम भी देख लेंगे, आपको पूरी बॉडी लैंग्वेज हम भी नहीं समझ पाएंगे, आपकी मनोदशा, संवेगात्मक स्थिति, भावनाएं हम नहीं समझ पाएंगे उतने अच्छे तरीके से। वर्चुअल संवाद परामर्श और क्लाइंट की चूंकि प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं होती, परामर्श बातचीत निष्क्रिय और मंद हो सकती है ना। मज़े नहीं आएंगे, हमें भी समझ में नहीं आएगा, आपको समझाने में मज़ा नहीं आएगा। टेक्स्ट संदेश सफल परामर्श सत्य के लिए आवश्यक संवेगों और उल्लेखनीय भाव भंगिमा को व्यक्त नहीं कर पाता है। टेक्स्ट में समझ ही नहीं आता कि सामने वाले किस भावना से मैसेज लिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि टेक्स्ट का अर्थ निकाल लिया जाए जो कि लेखक, परामर्शदाता या क्लाइंट की मंशा नहीं हो। इसमें प्रत्यक्ष परामर्श की स्थिति की तुलना में गलत व्याख्या की आशंका होती है। ऑनलाइन परामर्श अधिक औपचारिक लग सकता है और इससे समुचित चिकित्सा संबंध स्थापित करने की समस्या खड़ी हो सकती है। गैर मौखिक संकेतों की अनुपस्थिति में परामर्श प्रक्रिया में संवेग और भावात्मक अनदेखी रह सकती है या उन पर शायद समुचित ध्यान नहीं दिया जाए। परामर्शदाता के चेहरे की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ और भाषा से परे संकेत अनदेखे रह सकते हैं। समस्या के उचित निदान के लिए भाषा से परे संकेतों, चेहरों के हाव भाव, आवाज़ और स्वर और भाव भंगिमा सहित मौखिक और गैर मौखिक दोनों संकेतों का अवलोकन की जरूरत होती है। परामर्श प्रौद्योगिकी में बढ़ते उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवसायीकरण का खतरा है, जिसमें यह मात्र क्रय विक्रय की वस्तु बनकर रह गई है कि हम बस कुछ देर का जब मन चाहे खरीद के उससे बकवास कर लो। इसके अलावा क्लाइंट के चिंतन, भावनाओं और लिखित अभिव्यक्तियों से विसंगतियाँ हो सकती है। सामाजिक रूप से वांछित तरीकों से व्यवहार करने की ललक और निर्मित किए जाने का भय क्लाइंट को इस बात के लिए प्रेरित कर सकता है कि परामर्शदाता के सामने एक सुखद तस्वीर प्रस्तुत करें। इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि सभी संभावित क्लाइंट को प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध नहीं हो। ऑनलाइन परामर्श के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सुविधा की ज़रूरत होती है, जो नहीं रहती है तो सब लोग को नहीं हो पाती है। ऑनलाइन परामर्श से जोखिम निम्नलिखित है। गैर शाब्दिक संकेतों का अभाव है ना, सामयिक अभिव्यक्तियों की कम समझ, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवसायीकरण, आपातकालीन स्थितियों से निपटने में कम प्रभावी परामर्शदाता और क्लाइंट की प्रौद्योगिकी क्षमता से संबंधित समस्याएं, परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर, नैतिक विचार, प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेपों के कारण परामर्श के क्षेत्र में हुई प्रगति को नैतिक समस्याओं और सरोकार के ढांचे के भीतर समझने की जरूरत है। परामर्श के नए तरीकों पर सावधानीपूर्ण विचार करने की जरूरत है। आखिरकार इस पूरी प्रक्रिया में भी मनुष्य शामिल है, जो समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई नियामक संस्थाएं हैं जिन्होंने ऑनलाइन परामर्श में व्यवहार के आचार संहिता पर संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें से कुछ नियामक निकाय अमेरिकन परामर्श संघ, ब्रिटिश परामर्श और मनोचिकित्सा संघ और ऑस्ट्रेलिया परामर्श संघ ACA ने भारत में अब तक ऐसा कोई नियामक निकाय नहीं था। हालांकि ऐसे कई निजी संगठन और पेशेवर निकाय हैं जो परामर्श में नैतिक व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने और प्रभावी परामर्श प्रदान करने के लिए साथ ही परामर्शदाता का सहयोग करते हैं, जैसे भारतीय परामर्श संघ, भारतीय परामर्शदाता परिषद, भारतीय स्कूल परामर्शदाता एवं संबंध पेशेवर संघ।
भारत पुनर्वास परिषद ICI भारत में एकमात्र वैधानिक निकाय है जो IRCI से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद विशेष शिक्षा और पुनर्वास के क्षेत्र में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और विशेष शिक्षकों के रूप में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। हाल में ही भारत की सरकार ने 28 मार्च 2020 को संबंध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशे राष्ट्रीय आयोग पर अधिनियम पारित किया। यह आयोग मनोविज्ञान और परामर्श के क्षेत्र सहित संबंध स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियामक निकाय होता है। नैतिक व्यवहार संबंधी विस्तृत नियम और लाइसेंस प्रक्रिया भी शीघ्र ही लागू होने जा रही है। क्लाइंट के विवरण, उनकी समस्या संबंधी जानकारी सहित संपूर्ण परामर्श प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखना परामर्श के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। ऑनलाइन परामर्श में हैकर्स और अन्य लोगों की गोपनीयता के लिए अधिक खतरा रहता है। हैकर्स हैक कर लेंगे, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, उसकी जानकारी को एकत्रित करके लीक कर सकता है, उसी को प्लेटफॉर्म पे चोरी होना, लीक होना, डाटा लीक होना, ये सब चीज़ें होती है। ऑनलाइन परामर्श में भाषा भी एक चिंता का विषय बन जाता है। क्लाइंट की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि उपयोग की जाने वाली भाषा या यथासंभव गलत व्याख्या नहीं हो। ऐसा कोई शब्द को प्रयोग करें जिसके लिए वो ईजी हो और हम उसे कोई गलत रूप में समझे, जैसा सामयिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए इमोजी का उपयोग करना, टेक्स्ट संदेशों के पीछे के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए छवियों का उपयोग करना आदि। इंटरनेट का उपयोग के कारण वास्तविक मौजूदगी की सीमाएं धुंधली हो जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें परामर्शदाता और क्लाइंट बिल्कुल अलग सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ और अलग अलग समय क्षेत्र से संबंधित हो। ऐसी स्थिति में क्लाइंट और सामाजिक पहचान और अन्य प्रासंगिक कारकों पर पर्याप्त ध्यान देना संगत हो जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन परामर्श का चयन करते समय समस्या की गंभीरता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऑनलाइन परामर्श उन क्लाइंटों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है जो किसी गंभीर मानसिक समस्या से पीड़ित है और जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, जैसे वे लोग जो बेहद उदास है, जो आत्महत्या की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे क्लाइंट प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि उन्हें प्रत्यक्ष परामर्श के लिए रेफरल किया जाए। प्रत्यक्ष परामर्श की स्थिति में से संबंधित नैतिक मुद्दे ऑनलाइन परामर्श पर भी लागू होते हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी की बारीकियां गोपनीयता और परामर्श की प्रभावशीलता के लिए चिकित्सीय वातावरण तैयार करने से संबंधित अतिरिक्त चिंताएं पैदा करती है। अगर किसी को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि वो आत्महत्या की तरफ सोच रहा है, तो उसे आप तुरंत बोलते हैं डायरेक्ट रेफर करो प्रत्यक्ष परामर्श के लिए, जो उपस्थित हो, उसकी समस्याएं समझे, वहाँ पर रेफर करो उसे। और जो भी गोपनीयता सिद्धांत है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के लिए है। कई तरह ई परामर्श के नैतिक मुद्दे विचार निम्नलिखित है। क्लाइंट की गोपनीयता, सुरक्षा मुद्दे, सूचित सहमति, जो भी की जाए उसकी सूचित सहमति पहले बता के किया जाए। परामर्शदाता की प्रौद्योगिकी क्षमता, परामर्श प्रक्रिया में मानवीय तत्व का नहीं रहना, परामर्शदाता की दूरी का बोध। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग का लास्ट चैप्टर खत्म होने को आ गया। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी तरह कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अगर आपको मुझे डायरेक्टली मैसेज करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मैसेज लिंक्स दिए गए। 1414 पेज की बुक हम लोगों ने पढ़ के ख़त्म कर ली। आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। और एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट वीडियो एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा, 1 महीना पहले, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप पूरा वीडियो एक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।